चलो जी। तो हम लोग आज लास्ट डे हम लोगों ने दो डेफिनेशन हमने पढ़ा था। उसमें था डेफिनेशन किस किस का था, हम लोग का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था एडम स्मिथ भाई लोग का और अल्फ्रेड मार्शल जी का। ये दो आदमी लोग का हम लोग डेफिनेशन पढ़ के रखे थे। आज हम लोग थर्ड डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। सर बहुत आलोचना हो रहा था सर इन लोग का। हाँ भाई बहुत आलोचना हुआ था सर। आलोचना करने वाला आदमी का नाम क्या था? आलोचना करने वाले आदमी का नाम था, ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेलफेयर डेफिनेशन केम टू बी क्रिटिसाइज्ड पर्टिकुलरली बाय लियोनेल रॉबिन्स। ये शख्स का नाम लिख दिया, पर्टिकुलरली बाय लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन जी ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया। किस ग्राउंड में? बोला ये जो है सोशल साइंस सिर्फ रिगार्ड करता है, एक अकेले आदमी के बारे में पढ़ाई नहीं करता है बोलता। उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि एक्टिविटीज का इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, इल्यूजरी। ये गंदे गंदे नाम देके उसको पुकारा। बोला हर चीज आप बोलते हो, आप एक ही बात बोलते हो, पैसा पैसा पैसा। मेटेरियलिस्टिक चीज, नॉन मटेरियल चीज भी तो आपको वेलफेयर देती है। डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस, ये भी तो आपको फायदा देता है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स की स्कोप को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मेनी गुड्स like liquor, cigarette, guns do not promote economic welfare, yet promote production of these goods constitutes economic activity and hence is studied in economics। ये बात इन्होंने कही। करने के बाद बोला वेग कंसेप्ट, घटिया कंसेप्ट है मटेरियल वेलफेयर का। ऐसा आप मत मानिए कि सब चीज जो आपका मटेरियल वेलफेयर से ही होता है। इंसान के पास एक वेलफेयर जो है सब्जेक्टिव चीज है। ये अंतरात्मा की खुशी है। आपके पास सिर्फ पैसा आ जाने का मतलब नहीं है दैट यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड। आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। अभी मान लो कोई आदमी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन कोरोना के टाइम पे उसके मतलब घर वालों को बेड ही नहीं मिले, तो उसके पैसे रख के उसको फायदा क्या है? तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स जो आप कह रहे हो वेलफेयर का बात, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये स्केर्सिटी के बारे में पढ़ाई है। तो लियोनेल रॉबिन्स ने अपना डेफिनेशन दिया, स्केर्सिटी डेफिनेशन। सर क्या था सर इनका डेफिनेशन? तो आइए इनकी डेफिनेशंस को हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। सर क्या लिखा हुआ है इसमें? तो देखिए इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स, हाँ जी मैं ये बात आपकी मानता हूँ, बोल रहे हैं उन्होंने कि मैंने ये बात आपकी मान ली कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इस बारे में आप जो बोल रहे हो मैं भी वही बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। लेकिन आपने कहा कि ये जो है वेलफेयर वाला साइंस है, तो बेसिकली ये सोशल साइंस नहीं है। उन्होंने कहा ये सोशल साइंस नहीं है, बल्कि ये मैं मानता हूँ स्केर्सिटी का साइंस है। बोला स्केर्सिटी का साइंस क्या होता है भाई? स्केर्सिटी का साइंस उन्होंने ये कहा कि भाई इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बल्कि ये स्टडी करता है। क्या बारे में स्टडी करता है? बोला इंसान की जो इच्छाएं होती हैं, इंसान के जो वांट्स होते हैं, वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इन्होंने कहा। और क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो रिसोर्सेज है उसको फुलफिल करने के लिए वो लिमिटेड है। इन्होंने कहा स्केर्स है, मींस स्केर्स का मतलब लिमिटेड है, मींस जो है ना वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या है भाई? लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सर क्या हो गया? लिमिटेड रिसोर्सेज है तो इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन साथ ही साथ हर रिसोर्स की ऑल्टरनेटिव यूज है। यानी एक सामान से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है? आपके लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। चार चीज इन्होंने बताई अपने डेफिनेशन में। क्या बताया सर? सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि इंसान जो इकोनॉमिक्स में स्टडी करता है वो ये देखता है कि इसके पास जो अनलिमिटेड वांट्स है, इतनी सारी वांट्स है। अगर किसी से भी पूछा जाए आप क्या क्या चाहते हो, एक खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आ जाएगा। मोर ओवर ये तक हो सकता है कि कुछ वांट रिकर नेचर की होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिकर? अभी आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर आप खाना नहीं खाओगे। बोला हो गया सर, खा लिए, जिंदगी में एक बार खाने का शौक था, खा लिए, अब जो है हम हवा हवा खा खा के हम जिंदा रह जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको अभी भूख लगी है, शाम को फिर भूख लगेगी, शाम को फिर भूख लग गई तो फिर रात को फिर भूख लगेगी, रात को भूख लग गई, कुछ बच्चा लोग रात को पढ़ाई करता है उन लोग को मतलब क्या लेट नाइट भूख लग जाती है, लेट नाइट भूख लग के सोया उठा फिर भूख लग जा रही, मतलब भूख ही भूख लग रही है। बार बार ये चीज हो रहा है, मतलब रिकर हो रहा है, रिकर। तो वांट्स जो है ना अनलिमिटेड है। कुछ वांट्स
एक बार होने से खुश हो जाता है आदमी। हाँ, एक बार हो गया, हम संतुष्ट है दुनिया में, ये चीज मेरे को एक बार होना था, हो गया। लेकिन सर, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिकरिंग होती है, कुछ देर में रिकर होती है, कुछ बहुत जल्दी रिकर होती है। फॉर इंस्टेंस के तौर पे देर में रिकर होने वाली चीज, आपको दिल करा सर मेरे को फोन खरीदना है, बोला कौन सा फोन खरीदना है, बोला आपको, आपने बोला मेरे को वन प्लस खरीदना है। वन प्लस का लेटेस्ट मॉडल का नाम कौन सा है भाई, बच्चा लोग जल्दी बताएगा मेरे को। 9 प्रो, उसका दिल करा कि मैं, 9R है या 9 प्रो है? ओके, 9 सीरीज। ओके, तो 9 प्रो जो है सबसे टॉप मॉडल, बच्चे का दिल करा वन प्लस का लेने का, ये ले लिया। कब लिया ये 2021 में, आज के ही दिन ये ले लिया। ठीक है, लेने के बाद क्या, अभी जिंदगी भर मोबाइल का ख्वाहिश नहीं करेगा। वो तो पेरेंट्स को हम लोग बोल देते हैं, बस आप मेरे को ये दिला दीजिए, उसके बाद तो हम कुछ लेने वाले हैं ही नहीं। आप देख लीजिए, उसके बाद आपका बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, उसके बाद आपका बच्चा जो है शक्तिमान बन जाएगा, उसके बाद आपका बच्चा आइंस्टाइन बन जाएगा। तो वैसा थोड़ी होता है। वन प्लस 9 प्रो ले लिया, उसके बाद 1 साल के बाद देखा 10 सीरीज आ गया, तो 10 सीरीज आ गया, बच्चा का फिर चुरुक जाग जाएगा, बोलेगा हमको फिर से खरीदना है ये मोबाइल। तो ये ह्यूमन वांट्स जो है ये क्या है, बेसिकली रेकरिंग नेचर के हैं और अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो लेकिन इसको जो फुलफिल करने का जो साधन होता है ना, वो होता है स्केर्स। बोले मतलब सर बताइए, बच्चा का दिल करा कि मेरे को जो है फोन खरीदना है, कौन सा फोन खरीदना है, 9 प्रो, और उसका साथ में दिल करा आईफोन का भी कोई सा नया मॉडल आया है, आईफोन का भी लेटेस्ट मॉडल क्या है भाई, जल्दी बताओ। 12 प्रो, उसको दिल करा कि वो 12 प्रो भी लेगा। उसके पास दो ऑप्शन है, एक आईफोन 12 प्रो ले ले, या तो वो साथ में, समझ जाना, वन प्लस 9 प्रो भी ले, 9 प्रो ले सकता है। तो ये इसके पास दो ऑप्शन है। क्या सर वो दोनों ले सकता है? ना जी ना, दोनों नहीं ले सकता है वो, क्योंकि उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास जो उसको खरीदवाने के पैसे हैं, या जो उसको, उसके लिए जो पैसा उन्होंने अवेलेबल करा है, वो लिमिटेड है। यानी कि आप अपने लिए भी लोगे तो आप सब कुछ नहीं ले लोगे, आप दोनों में से कोई एक ही लोगे, क्योंकि आपके पास लेने का जो साधन है वो बहुत कम है, पैसे या आप बोलिए रिसोर्सेस, हर किसी के पास नहीं, लेकिन मैक्सिमम के पास कम ही होता है। और इसके पास अनलिमिटेड भी होगा, वो भी सब कुछ नहीं खरीद सकता है, वो भी, उसके भी वांट्स जो है कुछ कुछ रह ही जाते होंगे। तो इसलिए बोला गया है कि आपके जो साधन है उसको फुलफिल करने के, वो लिमिटेड है। क्या है वो? लिमिटेड। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करा गया लिमिटेड रिसोर्सेस। नेक्स्ट आपकी बात, ये जो रिसोर्सेज है इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिव यूज? इट मींस यू कैन यूज द सेम थिंग फॉर वेरियस पर्पसेस। आप एक चीज को बहुत सारे पर्पस में आप फुलफिल, सॉरी, यूज कर सकते हो, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द मीन्स। तो आप उसको चाहो तो वो पैसे से आप ये वन प्लस भी खरीद सकते हो, आपका दिल करे तो आप आईफोन भी खरीद सकते हो, आपका दिल करे तो आप उससे कंप्यूटर खरीद लीजिए, आपका दिल करे तो उससे आप क्या बोलते हैं, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करा दीजिए, या आपका दिल करे तो आप कोरोना पेशेंट लोग को खाना खिला दीजिए, आपका जो दिल करे आप उससे आप वो कर सकते हो। तो यही बात बोली जा रही है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। समझ में आया? तो ये एक तो प्रॉब्लम रहता है जो यहाँ पे बोला, अ लेबर कैन बी यूज्ड ऑन द फील्ड्स और इन फैक्ट्री। एक इंसान को आप फील्ड में खेती बाड़ी भी करवा सकते हो, साथ ही साथ आप उसको फैक्ट्री में भी हटा सकते हो, लेकिन दोनों में से कुछ एक। ऐसा थोड़ी है कि वो हर जगह मौजूद हो जाएगा, जो काम कराओगे वो वहां पे मौजूद है, क्या बोलते हैं उसको, जो हर जगह अवेलेबल रहता है, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? वर्ड वर्ड पता है किसी को? क्या? क्या? पागल? अरे पागल नहीं है, कोई सुपर हीरो होगा जो एट अ टाइम दो जगह अवेलेबल होता हो, तो उसके लिए। तो बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एक साइंस है चॉइस का। आपको चॉइस करना होता है कि आप इन लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरीके से अपने अनलिमिटेड वांट्स को अचीव करोगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे फंडा आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स का। ये किसकी बात है भाई, जल्दी से बताओ, ये किस व्यक्ति की बात है? वेरी गुड, लियोनेल रॉबिन्स। देखो अभी हाल में इनकी मृत्यु हुई है, 1984 में ये व्यक्ति मरे। गोरा वाला आदमी जो है ना, इतना गोरा है कि इसका शक्ल भी नहीं आया है, देख रहे हो आप लोग, व्हाइट कलर मतलब इंक बचा लिया है लोग, फ्रैंक वाला बुक का। ये देखो, तो पूरा व्हाइट है, बीच में खाली दो तो आंख चमक रहा है, उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है इसका। ये देखो, खाली एक तो ये वाला आंख, एक तो ये वाला हाथ, इसके अलावा पूरा चेहरा इसका व्हाइट है।
और कुछ तो समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है चलो जी, यही व्यक्ति था, ये लियोनेल मेसी नहीं है, लियोनेल रॉबिन्स है। सर क्या मेसी का पापा है? अरे मेसी का पापा का टाइटल तो मेसी ही होगा ना। चलो, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और पांचवी चीज इन्होंने कही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंस रिगार्ड किया है। इकोनॉमिक्स को इन्होंने एक साइंस ही रिगार्ड किया है, अनलाइक अदर जो कुछ और भी बोल सकता था आदमी, लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है बल्कि एक साइंस है। ठीक है सर, इनके डेफिनेशन का मेरिट क्या था? देखो सबसे पहली बात तो इनका डेफिनेशन जो था वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। और ये जो डेफिनेशन है इनका कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है स्केर्सिटी के वजह से। अगर मार्केट में हर चीज अनलिमिटेड अवेलेबल हो तो कोई प्रॉब्लम अराइज होगी? नहीं होगी। अभी आपको मान लीजिए मार्केट में कोरोना का जो वैक्सीन है वो एकदम अनलिमिटेड अवेलेबल है और वो कारगर भी है, एक बार लगाओगे, एक इंजेक्शन लगाओगे तुम, कोरोना क्या दुनिया का कोई सा भी वायरस तुम्हारे बॉडी में नहीं जाएगा, वो एंटीवायरस है। क्या बोलते हैं उसको, कार्सपैर्स क्या नाम था रे जो कंप्यूटर में एंटीवायरस चलता है, क्या नाम है उसका, जल्दी बताया। हाँ, कैस्पर इंटरनेट सिक्योरिटी। वो, हाँ तो वो जो है वो सब वही वाला एंटीवायरस है आपका बॉडी में, जो भी वायरस आएगा उसको पहले से एंटर होने से पहले आपको तो सिग्नल आ जाएगा दिमाग में, क्लिक करो, एंटर करना है यस, नहीं करना है नो, इग्नोर। तो वो चीज का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा वैक्सीन लगा के। तो अगर वैसा वैक्सीन दुनिया में निकल जाए और वो अनलिमिटेड रहे और कोई प्रॉब्लम होने से मेडिसिन अनलिमिटेड अवेलेबल रहे तो क्या कोई समस्या आएगी? और सब फोकट है, सब फोकट, दुनिया का जितना चीज रहेगा सब फोकट, कोई प्रॉब्लम आएगी? कभी कोई आदमी बोला है आपको, देखे हो कि नॉर्मली अगर हम लोग नॉर्मल डे की बात करते हैं आजकल आप लोग कि सांस कम हो गया है एटमॉस्फेयर में, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या सांस की कमी हो गई है हम लोग को, ये तभी बोलेगा इंसान जब इकोनॉमी में उसकी स्केर्सिटी होगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो आज हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है एटमॉस्फेरिक की जो ये जो एयर है इससे हम लोग ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं, करके हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं ना। लेकिन अगर आपकी बॉडी की क्षमता है तो आप आराम से हवा लो, आराम से आप एयर लो, अभी तक तो कोई शिकायत कोई नहीं करता है। जब शिकायत करने का मौका आएगा तब उसके ऊपर में भी आप बोलोगे वो भी एक इकोनॉमिकल चीज है। अभी कोई नहीं बोल सकता ब्रीथिंग इज इकोनॉमिकल, कोई नहीं बोलेगा ब्रीथिंग इज इकोनॉमिकल या ड्रिंकिंग इज इकोनॉमिकल। लेकिन हाँ आदमी बोलेगा ईटिंग इज इकोनॉमिकल, ईटिंग को कंजम्पशन कैपेसिटी में लाते हैं, लेकिन ब्रीथिंग करने को क्या कंजम्पशन कोई बोलता है? कोई बैठा हुआ है सांस ले रहा है, बोला क्या कर रहा है, बोला कंजम्पशन कर रहे हैं। ऐसा कोई देखे हो दुनिया में किसी को बोल रहा है बेटा कंजम्पशन कर रहे हैं? कंजम्पशन वो तब होगा जब आप एयर को लेने के लिए भी आपको पैसा देना पड़े। समझ पा रहे हो कितना बड़ा चीज है यहाँ पे, मैटर समझो क्या है कि कंजम्पशन एक्टिविटी वो तब बनेगी जब आप उसके लिए पैसा दे रहे हो। अगर फोकटिया मिले तो कोरोना पेशेंट के लिए जो जो ऑक्सीजन आ रहा है सब कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है, दे आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। लेकिन आप बोलोगे क्या वी आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन? नो, वी आर नॉट कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, दिट इज अ फ्री गुड ऑफ नेचर, यूनिवर्सल नेचर। ये हर जगह, दुनिया के हर जगह में ये प्रॉब्लम आता है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, पुअर को ज्यादा आता है, रिच को ज्यादा, रिच को कम आता है। ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, हर सोसाइटी में, सिंगल पर्सन हो या अनलिमिटेड पर्सन हो, सब में ही ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ये ह्यूमन साइंस इन्होंने बताया। ह्यूमन साइंस का मतलब क्या है? रॉबिन्स पॉइंट्स आउट दैट इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस एट नॉट मियरली अ सोशल साइंस। आप ये मत सोचिए कि सोशल साइंस सोशल साइंस है। जो आइसोलेशन वाला जो प्रॉब्लम आप बता रहे थे ना, रॉबिन क्रूजो और कोई एक हिमालयन सेंट के बारे में, वो चीज वो जगह में भी ये वाला इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल है। उस इंसान को भी खाना ढूंढना पड़ता है, उस इंसान को भी मतलब कि हंटिंग करनी पड़ती है, उस इंसान को भी अपने जीने के लिए कुछ साधन जुगाड़ करने पड़ते हैं, उसके लिए भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके लिए भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। देखे होंगे ना आप लोग, डिस्कवरी चैनल में दिखाता है आदमी लोग कैसे पानी वानी जमा करता रहता है, जो इसमें बोर्ड में अटक जाता है, उसको क्या वो क्या जिंदगी में वो आजाद है क्या? वो आजाद नहीं है जिंदगी में, वो जो है वो उसमें भी वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसको जुगाड़ करना पड़ता है। वो दिखाता है उसमें कि वो बारिश का पानी कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करके जमा करके रख रहा है, उसी को थोड़ा थोड़ा करके पीता है, फिर उसके बाद क्या क्या करता है वो सब आप लोग उसमें देख लो जाके। वाइडर व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को वाइडर व्यू में कैटेगराइज करा हमारे रॉबिन भैया ने। रॉबिन भैया ने कहा जी देखिए, अच्छा पता है रॉबिन ने ये वाला डेफिनेशन का दिया क्योंकि एक्चुअली में ना वो जो अकेला आदमी था, वो अकेला आदमी का नाम भी क्या था आपको पता है?
कहाँ था रे अकेला आदमी, देखो रॉबिन्सन क्रूजो, तो उसको अपना नाम नजर आ गया इसमें। बोला ये क्या बात है, मेरा बारे में पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो अपना बारे में पढ़ाई करने के लिए उसने ये वाला डेफिनेशन लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सोचना भी मत, ऐसा कुछ है। वाइडर व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने कहा। हाँ जी, हाँ जी, कंपटीशन चलता रहेगा, अभी आप मत घबराइए, एक चौथा कंपटीशन आएगा इसके बाद। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्होंने कैटेगराइज करा, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। उन्होंने बोला दोनों के दोनों ही क्या है भैया, दोनों के दोनों हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट बनते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ गई। और दूसरी बात बोली पॉजिटिव साइंस है। सर व्हाट इज पॉजिटिव साइंस, तो देखिए इन्होंने बताया इनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स डज नॉट टेल as what end should be achieved and what end should be sacrificed. Economic enlightens the individual, enabling them to rational decisions, but decisions have to be made by individuals themselves. इनका बोलने का मतलब ये है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को बताया है रॉबिन्स ने, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताया। सॉल्यूशन क्या है वो नहीं बताया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो वही चीज इन्होंने सॉल्यूशन नहीं बताया। सर सॉल्यूशन वाले इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन वाले इकोनॉमिक्स को बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जिस इकोनॉमिक्स में फैक्ट बताया जाए वो पॉजिटिव साइंस, और जब उसको उसमें सॉल्यूशन बताया जाए तो उसमें हो जाएगा वो नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस में एग्जांपल मैं आपको दूं तो बोल सकते हो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी कंट्रोल्ड, ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इंडिया शुड कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जिस सेंटेंस में शुड आ जाएगा, शुड बी आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं। तो इसको नॉर्मेटिव साइंस में वर्ड जुड़ जाता है शुड। होपफुली यू गॉट इट। क्या मेरिट है, तो जी मेरिट होने के बाद तो इनका भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्या बात पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, देखो एक और व्यक्ति आ गया, आगे क्या बोला, नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। और कितना ब्रॉड करेंगे भाई, दूसरा का घर भी ले लिए, उसका बगल वाला घर भी ले लिए, दो चार तो बस्ती भी ले लिए, एक दो तो शहर को भी अपना साथ जुगाड़ कर लिए, फिर भी आप लोग बोलते हो नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। बोला हाँ, Robbins' definition has been criticized on the ground that it regards economics as a positive science by making it neutral between ends. अरे क्या हो गया भाई? Many contemporary economists believe that they as economists are required to tell what is good or what is bad. तो इकोनॉमिक्स बेसिकली सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, वो क्या है कि शुड भी बताना है आपको, व्हाट इज सिर्फ नहीं बताना, व्हाट शुड बी ये भी आपको बताना है। तो इकोनॉमिक्स इंक्लूड बोथ थिंग्स, इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। यू विल से इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। तो ये बात में पहले इनकी आलोचना करी गई। सर दूसरा बात क्या आलोचना का इनका हुआ, restricted subject matter of economics. Robbins' definition is inadequate because it does not take into account many other important economic problem. क्या क्या प्रॉब्लम है सुनिए जी, it does not focus on the important economic issues of economic instability, unemployment, income determination and economic growth and development. ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट आज के करंट जो डेटा है, करंट फैक्टर्स है, इनके ऊपर में इकोनॉमिक्स में अपने डेफिनेशन में उन्होंने इतना ज्यादा बातचीत नहीं करी, या उन्होंने इस चीज की बात ही करी नहीं। और उसके बाद बोला गया कि एक स्टैटिक डेफिनेशन है। सर स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो चीज एक जगह रुकी रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक। जो चीज एक जगह रुकी रहे उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। समझ में तो इनके डेफिनेशन को स्टैटिक बोला गया। स्टैटिक क्यों बोला गया सर, तो सुनिए इन्होंने ये कहा, view of scarcity problem. Robbins' definition does not take into account the possibility of increase in resources over time. ऐसा थोड़ी है कि रिसोर्सेज आपकी हमेशा लिमिटेड रहेगी, आप कमाओगे तो आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, नेचर गिफ्ट करेगा तो आपकी रिसोर्सेज बढ़ती रहेंगी। इस चीज को उन्होंने पॉइंट नहीं कहा। उन्होंने बोला कि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या बोल दिया उन्होंने,
लिमिटेड है। बट क्या एक्चुअली में रिसोर्सेज लिमिटेड है? आप देखिए आज जो आपके पास पैसा है, हो सकता है क्या होगा 100%, 5 साल के बाद आपके पास जो है इससे 10-20 गुना ज्यादा पैसा होगा। आपके पास पैसे की भरमार होगी। आपकी पर्सनल संपत्ति की बात कर रहे हैं, अपने माँ बाप की संपत्ति में इसको उसमें मत जोड़िएगा। आपकी हजारों गुना आपकी संपत्ति आज के डेट के हिसाब से बढ़ जाएगी, हम आशंका, हम उम्मीद लगाते हैं। तो इसलिए बोला ये चीज को रॉबिन जी ने अपने डेफिनेशन में नहीं लिया। और उन्होंने नेक्स्ट बात करी, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। रॉबिन हैज ट्रीटेड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ओनली। है तो साइंस ही तो है भाई, ना जी ना, साइंस भी है और एक आर्ट भी है। इसलिए तो साइंस वाला बच्चा लोग भी लेता है और आर्ट्स वाला बच्चा लोग भी लेता है। सर साइंस वाला लोग कहाँ लेता है सर, लेता तो कॉमर्स वाला लोग है। कॉमर्स वाला लोग तो ऐसे ही ले लेता है, लोग तो सोचता है हम लोग का मेन सब्जेक्ट है। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है ना, साइंस वाले बच्चों का है और आर्ट्स वाले बच्चों का है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है इसलिए एक साइंस है। ये कला है इसलिए ये एक आर्ट्स भी है। लेकिन पढ़ता है इसको ज्यादा कौन सा बच्चा लोग है? कॉमर्स वाला बच्चा लोग पढ़ता है। तो ये साइंस है और आर्ट्स है, कॉमर्स नहीं है। ये लेता लेकिन इसको कौन है? कॉमर्स वाला बच्चा लोग। तो ये साइंस भी है और आर्ट भी है। आप सिर्फ साइंस नहीं बोल सकते हो। साइंस में क्या होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। और आर्ट्स में क्या होता है? कोई पूछेगा तो आप बोलोगे आर्ट्स एक कला है। आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने दिमाग से, अपनी एक्टिविटी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रही है ये आप खुद डील करोगे, आपको कोई समझाने वाला नहीं है इस प्रॉब्लम के ऊपर में। समझ में आई बात? चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम मे नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्केर्सिटी। दुनिया में हर प्रॉब्लम स्केर्सिटी के वजह से अराइज नहीं होती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, हमारे यहाँ पे पता है प्रॉब्लम काहे अराइज होती है? प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है कचरा ज्यादा हो गया है, मच्छर ज्यादा हो गए, या आप बोलिए कीड़े मकोड़े ज्यादा हो गए। तो कभी कभी एबेंडेंस की वजह से भी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो बेसिकली वो बात नहीं बोली गई है। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s के टाइम पे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ग्रेट डिप्रेशन आया था। मैं तुम लोग को कुछ इसके अगर पिक्स होंगे तो मैं शेयर करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा रुकना, हाँ मैं पिक्स देखता हूँ ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे क्या हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, 1929 से आ गया था ये ग्रेट डिप्रेशन। देखो वो फोटो दिखा रहा तुम लोग को। देखो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे। अरे यार सेव नहीं करना है भाई, शेयर कर। काम नहीं मिल रहा, बता रहे तुम लोग क्यों काम नहीं मिल रहा, सब हम डिस्कस करेंगे अभी। बड़ा मस्त था ये वाला सिचुएशन, बड़ा बहुत ही मजेदार सिचुएशन था। कभी सुनोगे ना तो बड़ा हंसी आएगा कि सर ऐसा भी हुआ है। बोले हाँ जी ऐसा भी हुआ है। ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन। देखो ये आदमी लोग खड़ा हुआ है यहाँ पे, आंदोलन कर रहा है। क्या क्या चीज का आंदोलन कर रहा है आप लोग रीड करो। वी वॉन्ट वर्क, मस्ट वी स्टार्व। फिर उसके बाद क्या बोला है? कैनेडाज होमलेस यूथ, आर दे टू स्टार, भूखे मरने के लिए क्या खड़े हुए हैं उन लोग? वर्क इज द सॉल्यूशन। ये सब ये लोग बैनर फैनर लेके खड़ा हुआ। देखो कोट पैंट पहन के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग इंडिया में आंदोलन कैसे होता है? ये लोग आंदोलन कर रहा है कोट पैंट हैट फैट लगा के। ये सब आदमी लोग को तो हम लोग करोड़पति बोलते हैं अपना कंट्री में, लेकिन उन लोग का देश में भी ये लोग आंदोलन कर रहा है। सर ये लोग आंदोलन करने के पीछे कारण क्या है? क्या था कारण? आप सुनोगे तो बड़ा ताज्जुब होगा। यूरोपियन कंट्रीज में और दुनिया में इतना प्रोडक्शन हो गया था, प्रोडक्शन एक्सेस हो गया था मार्केट में, एक्सेस सप्लाई हो गया था। अब ये जो एक्सेस सप्लाई मार्केट में हो गया है, मैं समझाने के लिए आप समझो कि मार्केट में 50 लाख का गुड बन गया है। कितने का गुड बन गया है? 50 लाख का। और डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30 लाख की है। कितना का गुड बच जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा बताओ? 20 लाख का। 20 लाख का गुड अनसोल्ड रह गया। अब ये 20 लाख का गुड जो है इसको तो बेचना पड़ेगा। अब जो अगला सेशन आएगा, जो अगला सेशन आएगा उस सेशन में क्या हम लोग फिर से 50 लाख प्रोडक्शन करेंगे? हम लोग को समझ में आ गया कि 30 लाख का प्रोडक्शन होगा। हम लोग क्या करेंगे? अपना प्रोडक्शन को कम करके 10 लाख कर देंगे। सर 10 लाख क्यों करेंगे सर? इसलिए करेंगे कि ऑलरेडी 20 लाख हम लोग के पास पहले से बचा हुआ है। तो ये 50 लाख से सीधा किस में आ गया? 10 लाख में। तो ये प्रोडक्शन कम होगा, लोगों का नौकरी जाएगा या नहीं जाएगा? लोगों का नौकरी चला जाएगा, लोगों की नौकरी जाएगी, कमाई कम हो जाएगी, सेलिंग कम हो जाएगा, सब चौपट कबाड़ा हो जाएगा। ये चीज देखने को कब मिला था?
ये देखने को मिला था 1930s में। कब हुआ था जी ये वाला ग्रेट डिप्रेशन? जल्दी बताएगा बच्चा लोग मेरे को। बेसिकली 1929 था। इस टाइम के पीरियड में ये चीज 1930s में देखने को मिला था। ये वाला पीरियड हम लोग को ग्रेट डिप्रेशन आया था वर्ल्ड में, जिसमें आपका प्रोडक्शन जो है ओवर प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन हम लोग को देखने को मिला था। तो ये चीज का डेफिनेशन में कोई बातचीत हुई नहीं थी। हालांकि इसके बारे में बातचीत जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था J.M. कीन्स। इनकी स्टडी आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे। केनेशियन थ्योरी बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है ये। इन्होंने जो थ्योरी निकाली है J.M. कीन्स की थ्योरी, ये थ्योरी को आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, बड़ा मजा आएगा ये थ्योरी पढ़ने में। मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 12 रहेगा आप लोग के आईएससी का। बाद में आप लोग देख लोगे कि चैप्टर को ना आधा बच्चा लोग समझ ही नहीं पाता है कि करना क्या है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा J.M. कीन्स जी का। तो हम लोग वो क्लास 12 में देखेंगे। बट उससे पहले अभी हम लोग जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे हम लोग का चौथा डेफिनेशन का, जो आलोचना हुआ। आलोचना होने के बाद एक नया डेफिनेशन आया। इस डेफिनेशन का नाम था ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? देने वाले व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर सैमुअल्सन, पॉल ए सैमुअल्सन। ये व्यक्ति थे, देख सकते हो आप लोग फोटो इनका। ये भी गोरे चिट्टे जर्मनी के आदमी थे, शायद से जर्मनी के इंसान थे। पढ़ लेते हैं इनके बारे में स्टडी क्या कर रहे हैं। पॉल ए सैमुअल्सन अमेरिकन है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी अमेरिकन है, सॉरी सॉरी। वॉज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एट द क्या है भाई, कौन सा इंस्टीट्यूट है, पढ़ लो क्या है। पॉपुलरली नोन एज MIT। MIT का पढ़ा हुआ आदमी है ये। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है 1970 के टाइम पे। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने स्टडी करी और अपना नया डेफिनेशन दिया। इस डेफिनेशन का नाम इन्होंने रखा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बाय सैमुअल्सन। क्या था सर इनका डेफिनेशन? तो आइए इसके इनके डेफिनेशंस को भी हम लोग एक बार गो थ्रू कर लें। यहाँ तक कोई डाउट है? जल्दी बताओगे। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन जिनकी डेफिनेशन को हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट डेफिनेशन, सबसे बेस्ट पार्ट क्या पता है डेफिनेशन का? ये डेफिनेशन के बाद और डेफिनेशन नहीं आया। अभी अभी मरा आदमी है, देखो 2009। तो अभी कितना 12 साल हो रहा है। तुम लोग की जिंदगी में इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने किताब जो लिखी थी 1948 में, इनकी किताब लिखी हुई है। 1948 का मतलब एट द एज ऑफ 33, 33 साल की उम्र में, जवानी में लगभग अपनी इन्होंने किताब लिख ली थी। तो इसके वजह से इनका किताब का बहुत वैल्यू भी है। और आज के डेट में इनके डेफिनेशन को सबसे बढ़िया डेफिनेशन माना जाता है। डेफिनेशन का नाम है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, देखो इन्होंने ये नहीं कहा इकोनॉमिक्स इज साइंस। इन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज। सारी आलोचनाओं का तोड़। पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। पैसा हो या ना, पैसा मैटर नहीं करता है। टू एम्प्लॉय द स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in future। इन्होंने एक वर्ड यूज किया फ्यूचर। इस फ्यूचर का मतलब एक सिंपल सी बात है। इस फ्यूचर का मतलब ही इन्होंने बता दिया कि दिस इज नथिंग बट अ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन अमंग वेरियस पीपल ऑफ द ग्रुप्स इन द सोसाइटी। होपफुली यू गॉट इट कि क्या डेफिनेशन इन्होंने बोला और इनके डेफिनेशन में क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ाई हुई है। सुनिए जल्दी से जल्दी हम लोग देख लें। इन्होंने सबसे पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर में ध्यान दिया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, अल्टरन मतलब अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज का जो प्रॉब्लम है, उसको इन्होंने पहले पॉइंट आउट किया। सबसे पहला लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि इन्होंने अपने डेफिनेशन में फ्यूचर चीजों को भी एडेड कर दिया है। तो बोला गया था प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी रिसोर्सेज नॉट merely confined to the present time but also to the future. Wants are not static, they are dynamic. Wants grow and multiply over time along with the expansion of want. Resources also increase over time. इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बात भी कही कि भाई अपना रिसोर्सेज जो है ना वो लॉन्ग पीरियड में बढ़ता रहता है। तो इसलिए इनका डेफिनेशन जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का है। डायनेमिक मतलब चलता हुआ है, टाइम के साथ साथ डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली वो बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो क्या बोला गया? अ डायनेमिक अप्रोच टू स्टडी द इकोनॉमिक्स बाय टेकिंग
इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स स्टडी में सबसे मेन इंपॉर्टेंस दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का बढ़ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्शन का बढ़ना। प्रोडक्शन कब बढ़ेगी? जब आपकी रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी। उसके बाद ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, हर जगह फॉलोड होती है। कॉम्प्रिहेंसिव है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में फ्यूचर ओरिएंटेड डेफिनेशन है, आगे की चीजों को भी अपने साथ जोड़ा है। देखिए ना, फ्यूचर लिखा हुआ है, नाउ और इन फ्यूचर। और ब्रॉड पर्सपेक्टिव इन्होंने अपने डेफिनेशन में लिया, क्योंकि इन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या बोला? इंक्लूड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एटसेट्रा। इन सारी चीजों को अपनी डेफिनेशन में इन्होंने इंक्लूड करा है। तो ये सारे इनके एडवांटेज है। सर इनका डीमेरिट बताइए। तो सर इनका डीमेरिट कुछ भी नहीं है। डीमेरिट होगा, तुम लोग का दिल करेगा तो डीमेरिट देना, डीमेरिट देके नया डेफिनेशन बनाना। आगे चल के तुम लोग उम्मीद रखना कि हम लोग भी अपना एक डेफिनेशन देंगे, दे के ये जो बाबा साहब का जो डेफिनेशन था इसको हम लोग हटा के अपना डेफिनेशन लगाएंगे। क्या डेफिनेशन रहेगा? बकवास डेफिनेशन भाई। क्या क्या? सारी स्टूडेंट से गाली? वो तो जिंदगी भर का काम है बाबू, गाली सुनना तो टीचर का ये है, कर्तव्य है। ज्यादा होते हैं तो आप लोग की गाली सुनोगे चलेगा। इकोनॉमिक्स के दो सब्जेक्ट मैटर है, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको मैं एक मिनट रुकिएगा, कॉपी पेस्ट कर दूं इसको भी। ये तो हो गया था, पेज कॉपी हो गया। एक मिनट। तो पड़ी गई बच्ची। ठीक। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स के, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड देख रहे हो कितना सिमिलर वर्ड है? एक है एम आई और एक है एम ए, बाकी सब चीज सेम है। तो सर क्या पढ़ाई होती है? तो देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए ये इंडिया है। सर ऐसा थोड़ी होता है इंडिया। कोशिश कर रहे हैं बनाने का, पेन से बना लेते हैं, इसमें बनता नहीं है मेरे से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि बच्चा लोग आंदोलन ना करे, सर इसको नहीं लिए सर, अरे यार। ठीक है चलो चलेगा, समझ जाओ क्या है ये। इंडिया, इंडिया में बहुत सारा आदमी लोग रहता है। सर कौन कौन रहता है? बहुत सारा आदमी लोग। ये देखो ये सब नालायक लोग रहता है। नालायक नंबर 1, नालायक नंबर 2, नालायक नंबर 3, नालायक नंबर 4। तो बहुत सारा फॉर्म्स भी है, मार्केट्स है, फॉर्म्स है। ये फॉर्म्स है, हाँ ऐसे फैक्ट्री का धुआं वो निकलता है ना फैक्ट्री का, वो डिजाइन से हम बनाए हैं। हाँ बहुत सारा फॉर्म और बहुत सारा इंडिविजुअल्स यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इनको, ये जो व्यक्तित्व, ये लोग जो अलग अलग आदमी लोग, इसके बारे में अगर आप स्टडी करोगे, इसके बारे में अगर आप स्टडी करोगे, इसके बारे में अगर आप स्टडी करोगे, ये फर्म के बारे में, यानी एक एक इंडिविजुअल यूनिट को अगर आप स्टडी करोगे तो इसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं पे अगर हम लोग पूरे इंडिया को अगर हम इकट्ठा स्टडी करते हैं एज अ होल, इंडिया को हम लोग सही से बन जा, इंडिया को एज अ होल अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है? मैक्रो। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो एक चीज जो है वो गहराई से पढ़ाई करती है और एक चीज जो है ऊपर ऊपर पढ़ाई करती है। अगर आपसे मैं बोलूं कि ये जो नेशनल इनकम की पढ़ाई है, ये किसकी पढ़ाई है? ये पूरे इंडिया की पढ़ाई है, तो ये मैक्रो का पार्ट है। वहीं पे डिमांड ऑफ नसीम,
नसीम का डिमांड कितना है, या सप्लाई ऑफ गोल बाजार, या डिमांड ऑफ यूजर्स -99। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंगल सिंगल इंडिविजुअल के बारे में आपको पढ़ाई करने का नाम है माइक्रो। और अगर आप एज अ होल स्टडी करते हो पूरी इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी हो या चाइनीज इकोनॉमी हो या कोई भी एक इकोनॉमी हो, उसके बारे में आप अगर एज अ होल स्टडी करते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। सब्जेक्ट मैटर वगैरह यहाँ पे सबको डिफरेंस करा गया है, सुन लीजिए। यहाँ पे पहले यूनिट ऑफ स्टडी के बारे में आता है। यूनिट ऑफ स्टडी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल सिंगल पढ़ाई करता है, और मैक्रो जो है एज अ होल पढ़ाई करता है। मैक्रो के बारे में क्या बोला है, लिखा है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम करते हैं इसको। हाँ जी, देखिए क्या बोला है यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है आपका, द मेन इंडिविजुअल्स ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स आर इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म्स इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल मार्केट। एक एक इंडस्ट्री को, एक एक चीज को अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी है। वहीं पे आपका मैक्रो के क्या बात में क्या बोला, इज द एंटायर इकोनॉमी रेदर देन अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एक चीज पूरा इकट्ठा पढ़ाई करता है और एक चीज थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ाई करता है। फोकस ऑन स्टडी क्या बारे में फोकस करता है, तो सुनिए। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी डिफर्स फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ द नेचर। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद determination of prices and quantities in the individual market। ठीक है, it is concerned with allocation of resources in individual firms and industries। तो ये एक एक इंडिविजुअल चीज को पढ़ाई करता है। वहीं पे मैक्रो के बारे में क्या बोला गया, डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन। जो चीज पूरे इंडिया को इफेक्ट कर रही है उस चीज के बारे में जो आपकी पढ़ाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोला मैक्रो डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद द एग्रीगेट ऑफ दिस। एक एक को इंडिविजुअली पढ़ाई नहीं करता है, बट इसके टोटल को पढ़ाई करता है, सबको इकट्ठा मिला के ये पढ़ाई करता है। तो बेसिक पैरामीटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। बेसिक पैरामीटर्स मैक्रो और माइक्रो के डिफर हैं। इसमें माइक्रो में जो है बोला है, household producers take economic decision on the basis of prices in different markets। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोला है decisions relating to aggregate consumption, aggregate investment, etc. are taken on the basic national income। दोनों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कैसा डिफरेंस पर्सपेक्टिव है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बॉटम अप व्यू है, नीचे से ऊपर आप देख रहे हो, और मैक्रो जो है वो टॉप डाउन है, आप ऊपर से नीचे देख रहे हो। इसमें टॉप डाउन व्यू है और एक आपका बॉटम अप व्यू है। मेथड ऑफ स्टडी देखिए, इसमें माइक्रो में आप पार्शियल इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो और मैक्रो में आप कॉजी और जनरल इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो। ये सब आगे चल के आप लोग पढ़ोगे क्या है क्या नहीं है, बस आप अभी आप खाली टेबल बना के शो कर देना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। नेचर ऑफ अजम्पशन, नेचर ऑफ अजम्पशन, दोनों का अजम्पशन क्या है सुनिए जी। माइक्रो में ये अज्यूम किया जाता है कि मैक्रो के सारे वेरिएबल कांस्टेंट है। ठीक है, माइक्रो में क्या अज्यूम किया जाता है, इट इज अज्यूम दैट टोटल आउटपुट, ये सब जो चीजें है ना, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, ये सारी चीजों को कांस्टेंट माना जाता है। वहीं पे मैक्रो में माइक्रो की सारी चीजों को कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम एलोकेशन या जो भी चीज है, इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर कांस्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट? बोलिएगा जी। ओके, तो दोनों में इंटरडिपेंडेंस भी है भाई। इंटरडिपेंडेंस का मतलब दोनों एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। ये मत सोचो कि एक की वजह से दूसरा चलेगा। एक मतलब कि समझ लो एक बाईसाइकिल है। बाईसाइकिल का मतलब जिसमें दो चक्के होते हैं। ये बाईसाइकिल है, इस बाईसाइकिल के दो पहिए हैं। एक पहिया इसका जो है, ये साइकिल है, मान लेना स्पेशल डिजाइन का साइकिल है। ओ माय गॉड, मुझे ये साइकिल चाहिए। ये सब सबको नहीं मिलती है, कमाना पड़ता है साइकिल को, यू हैव टू अर्न इट। तो ये साइकिल जो है इसके दो पहिए हैं। एक पहिया इसका नाम है माइक्रो और दूसरे पहिए का नाम क्या है भाई? मैक्रो। दोनों पहिया होगा तभी साइकिल आगे बढ़ेगी। तो दोनों आगे इंटरडिपेंडेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। लेट अस राइट डाउन जो जो हम लोग आज पढ़े हैं उसको हम लोग पेन डाउन कर लेते हैं। चलिए।
कोई डाउट वाउट है तो पूछो आप लोग, मार्किंग कर लेंगे बुक पे। हाँ, जस्ट 1 मिनट रुकना, 2 मिनट रुको, हम चाय वाय पी लें फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, सब हैं अवेलेबल। चलिए शुरू हो जाते हैं। पेंसिल वेंसिल निकाल लीजिए, अपने तलवार चाकू सब निकालिए, शुरू करेंगे हम लोग युद्ध लड़ना। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, मेरे को दिक्कत हो रहा है देखने में। आज हम लोग स्केयरसिटी डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो पहले आप लोग मार्क कर लीजिए, इसका डेफिनेशन को मार्क कर लीजिए पहले। जो ग्रीन लाइन मैंने मार्क करी है उसको आप मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद अनलिमिटेड एंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ ये लिख लीजिए, 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसको अंडरलाइन करिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। पहला, जो मिटाना वो नहीं मिटा, जो नहीं मिटाना वो मिट गया। अनलिमिटेड एंड्स, इसको मार्क करें और ये लिखिए, एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट क्रॉप्स अप,
In view of multiplicity of wants and the increase in their number over time, it is not possible to satisfy all wants. नेक्स्ट में आ जाइए आप लोग. स्केयर मीन्स साइड में लिख लीजिएगा, यहाँ साइड में रिसोर्सेज आर लिमिटेड, साइड में लिखिएगा रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा. लिख के आप फिर उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करिएगा. Means resources are said to be scarce in the sense that the supply of resources is limited as compared to their demand. ठीक है. Although supply of resources has increased over time, yet the demand of resources has always outpaced its supply. मतलब सप्लाई से ज्यादा ही हम डिमांड, सप्लाई से बहुत ज्यादा ही डिमांड हमेशा होता है. ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स साइड में लिख दीजिएगा. Resources can be used for alternative purposes. Resources can be used for alternative purposes. ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. चॉइस, चॉइस का हेडिंग पहले मार्क करिए और फिर लिखिए human behavior involves some form of choice in using the scarce resources for producing different goods in such a way so as to maximize the gains and etc. पूरा यहाँ तक कर लीजिए. नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस. तो ये लिख लीजिएगा आप लोग. इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक नॉलेज विथ रिगार्ड टू ह्यूमन एफर्ट्स इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ स्केयर मींस एंड अल्टरनेटिव वांट्स, सॉरी अनलिमिटेड वांट्स. मेरिट्स लिख लीजिएगा. लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन से लेके लास्ट तक नीचे नीचे अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन से पूरा यहाँ. यूनिवर्सल नेचर साइड में लिख दीजिएगा. इट प्रिवेल्स इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूमन साइंस साइड में लिखिएगा. वी कैन ऑल्सो स्टडी individuals who are living in isolation. We can also study individuals who are living in isolation. वाइडर को वाइडर इकोनॉमिक व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी साइड में लिख लीजिएगा. ऑल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड. ऑल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड. पॉजिटिव साइंस उसके बगल में लिख लीजिए. जल्दी बोल दे रहा हूं क्या मैं, या ठीक है स्पीड? ठीक है ना, ओके. किसी को फास्ट लगेगा तो बोल देगा भाई, मैं स्लो कर दूंगा फिर स्पीड को. ठीक है, नमाज का फास्ट. अच्छा, फोर्थ वाले में लिखोगे ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड. नेक्स्ट, पॉजिटिव साइंस डैश साइड में लिखो. इकोनॉमिक्स टेल्स द प्रॉब्लम एंड नॉट इट्स सॉल्यूशन. Economics tells the problem and not the solution according to Robbins. वो लिखना भूल गया मैं. According to Robbins लिख देना ऊपर में. According to Robbins, economic tells the problem and not its solution. Criticism, narrow view of economics. साइड में लिखना उसके. According to Robbins, economics is
just a positive science. But in reality, but in reality, it is a normative science as well. It is a normative science as well. जो आपने सेंटेंस में नॉर्मेटिव साइंस वर्ड यूज किया है उसको आप सर्कल कर लोगे और लिखोगे व्हाट शुड बी, एरो देके लिखोगे व्हाट शुड बी. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. रेस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर, हेडिंग को अंडरलाइन करो. इट डज नॉट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक, लास्ट में देखिए लास्ट में, इट डज नॉट फोकस ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पूरा लास्ट तक एटसेट्रा तक. ठीक है. नेक्स्ट स्टैटिक डेफिनेशन, इसको मार्क कर लीजिएगा. अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स रॉबिन्स हैज अ स्टैटिक व्यू ऑफ द स्केर्सिटी प्रॉब्लम. यहाँ तक ये पूरा वाला पार्ट आप लोग मार्क कर लीजिएगा. ओवर टाइम तक, ओवर टाइम तक आप मार्क कर लीजिएगा. ठीक है. इकोनॉमिक्स एज साइंस, फर्स्ट लाइन ही मार्क कर लीजिए. रॉबिन हैज treated economics as a science only, but in fact economics is both science and an art. Economics problem may not arise from scarcity. एग्जाम्पल को मार्क कर लीजिए. ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s. ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में आ जाइए. किसने कौन सा डेफिनेशन दिया ये तो आपको याद रहना चाहिए. ठीक है ना, वो तो आपको याद ही हो गया होगा. वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल, स्कैरसिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स, और उसके बाद लास्टली ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन पॉल ए सैमुअल्सन. ये आपको नाम याद रहना चाहिए. डेफिनेशन को मार्क कर लीजिए कि आपका ये वाला अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन फलाना डिमकाना से लेके सोसाइटी तक. तो Samuelson's definition of economics emphasizes the following. Samuelson also emphasizes the problem of choice arising out of scarce resource and unlimited wants. यहाँ तक मार्किंग करिए. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इसमें आप लिखिएगा not merely confined to the present time but also to future. Next, dynamic approach, by taking economic growth as an integral part of the economy. Universal problem, it is also wider. Sorry, Professor Samuelson has rightly emphasized that the problem of resources allocation is universal problem. both इतना इतना से लेके लास्ट पॉइंट तक. कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड एज वेल फ्यूचर ओरिएंटेड. इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड एज वेल फ्यूचर ओरिएंटेड. ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इंक्लूड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एटसेट्रा. ये हो गया हम लोग का. अच्छा, ये जो डिफरेंस वाला जो पार्ट है ना माइक्रो और मैक्रो का, आप लोग का ये होमवर्क है. आप लोग एक टेबल बनाओगे. टेबल कैसे बनाओगे? इस तरीके से आप टेबल बनाओगे 3 कॉलम के साथ. पहला कॉलम में आप लिखोगे बेसिस, ठीक है. दूसरे कॉलम में आप लिखोगे माइक्रो, तीसरे कॉलम में आप लिखोगे मैक्रो. पहले आप मीनिंग लिखोगे. मीनिंग के बाद जो है आप ये सारे जो एक एक जो इसके हेडिंग्स है ना, यूनिट ऑफ स्टडी, फिर उसके बाद फोकस ऑफ स्टडी, फिर उसके बाद आपका बेसिक पैरामीटर,
ये आप बेसिस में एक एक तो डालोगे और अपने आप रीड करके ये टेबल मेरे को आप जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्लास से पहले यानी कि कल की क्लास से पहले आप मेरे को सबमिट करोगे। ऑल राइट, बोलिएगा जी, समझ में आया? ओके, ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया बात। तो आज की क्लास हम लोग की यहीं पे एंड हो रही है। किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, वरना मैं क्लास आज की एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। बाय बाय।